पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली थी। आज की क्लास में हम कुछ आगे पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। मीन्स जो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड है उसका मेजरमेंट जो डाइपोल मूवमेंट से करते हैं वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं किससे? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड से। और सबसे पहले ये देखें कि ऐसी क्या कंडीशन है जिनमें कोई बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं दो तरह के मॉलिक्यूल का। एक एग्जांपल है A2 मॉलिक्यूल और एक एग्जांपल है AB मॉलिक्यूल। A2 मॉलिक्यूल जो है वो होमो एटमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम कैसे हैं? सेम है। और AB मॉलिक्यूल है वो कैसा है? वो हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम जो हैं वो कैसे हैं? वो डिफरेंट है। अगर हम A2 मॉलिक्यूल की बात करें तो A2 मॉलिक्यूल में क्या है? A सिंगल बॉन्ड A दो एटम के बीच में, दो A एटम के बीच में क्या बना है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इसमें जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के बीच में रहता है। ये दोनों एटम के न्यूक्लियस इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब दोनों जो एटम हैं A एटम, ये आइडेंटिकल एटम है, ये सिमिलर एटम है। इनके न्यूक्लियस की जो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, वो एक समान है। तो एक समान ताकत से, एक समान पावर से, एक समान अट्रैक्टिव फोर्स से जब ये एक दूसरे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के ठीक बीच में रहेगा। रिजल्ट क्या आएगा कि चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम यही बात AB मॉलिक्यूल के अंदर डिस्कस करें तो A और B के बीच में क्या बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है और दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब दोनों एटम अपने न्यूक्लियर फोर्स से, जो भी उनका न्यूक्लियर फोर्स हो, उस न्यूक्लियर फोर्स से इस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। यहां पर एटम आइडेंटिकल थे, उनके न्यूक्लियस आइडेंटिकल थे और उनका अट्रैक्शन फोर्स एक समान था। लेकिन जब यहां पर ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ये सेम फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, क्योंकि एक एटम अलग है, A एटम अलग है और B एटम अलग है। A का न्यूक्लियस अलग है, B का न्यूक्लियस अलग है। तो जो भी इनकी न्यूक्लियर पावर होगी, जो भी इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। सपोज करो हम ऐसा मान लेते हैं भाई किसी एक का ज्यादा और एक का कम होगा। हमने मान लिया कि B एटम है, इसका न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? ज्यादा है। रिजल्ट क्या आएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किधर शिफ्ट हो गए? ये B की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे B पार्शियली नेगेटिव और A पार्शियली पॉजिटिव हो गया। B पार्शियली नेगेटिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो B की तरफ चले गए। अब जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो B का ही है, जो A वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी B की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे B पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और रिजल्ट ये आएगा कि B वाला जो एंड है वो पार्शियली नेगेटिव और A वाला एंड है वो पार्शियली पॉजिटिव हो गया। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, उसके दो एंड हो गए, दो अलग अलग पोल हो गए। एक पोल नेगेटिव है और दूसरा पोल पॉजिटिव है। जबकि यहां पर चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ और मॉलिक्यूल कैसा है? वो नॉन पोलर है, मीन्स उसके पास कोई पोल डेवलप नहीं हुए, कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुए। तो इन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोल्स डेवलप हो गए हैं, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो आपको क्लियर है कि किन कंडीशन में मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डेवलप होते हैं या कहें कि पोलरिटी डेवलप हो जाती है। अब ये जो पोलरिटी डेवलप हुई, इसका मेजरमेंट क्या है? हाँ, डाइपोल मोमेंट, मेजरमेंट ऑफ ये जो बॉन्ड
की पोलरिटी डेवलप हो गई है, इसे हम बॉन्ड पोलरिटी कहते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो बॉन्ड पोलरिटी का जो मेजरमेंट है वो किसके जरिए करते हैं? डाइपोल मूवमेंट के जरिए करते हैं। किसके जरिए? डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट के जरिए हम क्या करेंगे? बॉन्ड पोलरिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है? वो डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड पोलरिटी या पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी का जो मेजरमेंट है दैट इज डाइपोल मूवमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल मूवमेंट। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो म्यू, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इक्वल हो जाएगा Q इंटू डी, Q इंटू डी। अब ये Q क्या है, D क्या है, इसको समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। तो इस मॉलिक्यूल में दो एंड हैं, एक हाइड्रोजन वाला एंड और दूसरा क्लोरीन वाला एंड। जो चार्ज का सेपरेशन कैसे हुआ? हाइड्रोजन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और क्लोरीन वाला एंड पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन वाला एंड पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स जो मॉलिक्यूल ये HCl लिखा है वही मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बताया है। ये जो डॉट है ये क्लोरीन एटम को बता रहा है और ये वाला डॉट है वो हाइड्रोजन एटम को बता रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सपोज करो Q नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज मीन्स Q पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इन दोनों एंड्स की माने इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से लेके क्लोरीन के न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज D, distance between the center of the nuclei of two atoms, one hydrogen and second is chlorine। तो हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन है, एक एटम क्लोरीन है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D। वो क्या है? वो D है। और हाइड्रोजन पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको हमने Q प्लस चार्ज और जो क्लोरीन पर डेवलप हुआ वो Q नेगेटिव चार्ज हो गया। तो किसी एक एंड का चार्ज Q है और डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, इन दोनों सिरों के बीच का जो डिस्टेंस है या ये कहें कि इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, वो D हो गया। और इसका प्रोडक्ट डाइपोल मूवमेंट के बराबर हो गया। इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया? डाइपोल मूवमेंट के बराबर हो गया। साथ साथ में नोट भी करते चलें। साथ साथ में आपको नोट भी करना है। अब इसका हम यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसकी यूनिट को निकालते हैं। अब यूनिट डाइपोल मूवमेंट म्यू की निकालना है, ठीक है? तो देखो हम ऐसे निकालेंगे, म्यू इक्वल क्यू जो चार्ज है उसकी यूनिट या तो हम MKS में निकालने की कोशिश करें या CGS में। सपोज करो हम CGS में निकालते हैं तो जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मान लो। तो वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है वो ESU में माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो CGS यूनिट है, जो क्या है? CGS यूनिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नहीं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU, याद रखना है। हाँ नहीं, मैं तो ESU में पूछ रहा हूँ ना। हाँ, इसका मतलब है आप कुछ और सोचने लगे थे इस बीच इस बार में। मैं बता रहा था कि हम अगर CGS में निकालना है तो हम सारी यूनिट CGS में लिखेंगे। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये MKS यूनिट है। और अगर हमको CGS यूनिट में उसका चार्ज चाहिए तो CGS यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU में बताते हैं और वो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, ठीक है? सॉरी -10 ESU और इनटू क्या हो जाएगा?
डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, इन दोनों सिरों के बीच की दूरी, या ये कहें दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, जिसको हमने सपोज करो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में मान लिया है। 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में मान लिया मींस 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU डॉट सेंटीमीटर, ESU डॉट सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि एक तो यूनिट हमारा ये आ गया कि ESU डॉट सेंटीमीटर, लेकिन साथ में हमको एक चीज और क्लियर हो रहा है अगर कोई ड्राइव्ड यूनिट बनाना चाहे कि ये जो है इतना पार्ट तो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो हमने 1 एंगस्ट्रॉम माना है तो 1.2 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, 1.5 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन ये 10 टू द पावर -8 तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे ही ये 10 टू द पावर -10 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी जगह हम कोई दूसरी यूनिट फॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, नहीं BM तो मैग्नेटिक मूवमेंट ही है, बोर मैग्नेट वन। BM जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है। हाँ, डिवाई, ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक डिवाई कह सकते हैं, मीन्स 1 डिवाई कैपिटल डी लिखा है, 1 डिवाई इक्वल क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -18 ESU डॉट सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -18 ESU डॉट सेंटीमीटर मीन्स हम इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल कितना आ रहा है 4.8 डिवाई, तो ये 4.8 डिवाई, तो 1 डिवाई आप पूरा लिख लेना इसको, 1 डिवाई इक्वल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। हो गया। ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट मींस एक तो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मूवमेंट होगा जिसको हम किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए निकालेंगे, मेजर करेंगे, और एक कैलकुलेटिव डाइपोल मूवमेंट होता है। तो म्यू कैलकुलेटिव मींस कैलकुलेटिव डाइपोल मूवमेंट को हम इस फॉर्मूले के जरिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल बोलता हूं, एक प्रॉब्लम बोलता हूं, the bond distance of HX molecule is 1.25 angstrom. 1.25 angstrom. Calculate its dipole moment. Calculate its dipole moment. तो म्यू आपको कैलकुलेट करना है, म्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम इसको दोनों ही यूनिट में CGS में भी निकालेंगे और MKS में भी निकालेंगे। तो जैसे सपोज करो हमको CGS में या डिवाई में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है म्यू इक्वल Q इंटू डी होगा। Q कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो रहा है, तो Q है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मींस 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, और डिस्टेंस है 1.25 एंगस्ट्रॉम मींस 1.25 इंटू सेंटीमीटर में चेंज करना है 10 टू द पावर -8, ये सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना आया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4.8 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU डॉट सेंटीमीटर, या ये लिख सकते हैं कि 4.8 इंटू 1.25 डिवाई क्या हो जाएगा 1.25, कितना आ रहा है 6 डिवाई आ रहा है तो ये आ जाएगा 6.0 डिवाई। तो ESU सेंटीमीटर में भी जैसा हमारा ऑप्शन होगा वैसे ही तो हमको आंसर देना हुआ, और या फिर हम डिवाई में निकाल सकते हैं या हम MKS में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो सपोज करो ऑप्शन वहां दिया हुआ हो किसका, कूलम मीटर के अंदर, ऑप्शन किसमें दिया हुआ हो, कूलम मीटर के अंदर, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन MKS
इन MKS। कैलकुलेट करें। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल, देखो आपको मालूम है कि म्यू इक्वल Q इंटू डी है। तो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ रहा है, 2.0 आ रहा है, 2.0 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। कूलम मीटर, सेंटीमीटर जैसा लगता है, कंफ्यूज ना हो, कूलम मीटर है। तो 2 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर हो गया। क्लियर। तो ऐसे हम डाइपोल मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट के जरिए और मेजर डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं परसेंटेज सॉरी आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने का एक तो हेनरी स्मिथ इक्वेशन है। आपको याद है क्या है हेनरी स्मिथ इक्वेशन, सॉरी हनी स्मिथ इक्वेशन। हनी स्मिथ इक्वेशन जो है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, हनी स्मिथ है, मैं हेनरी बोल गया था, हनी स्मिथ है। तो ये क्या है 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, काई ए और काई बी क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मात्र पता हो। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमको पता है तो हम बड़े आराम से परसेंटेज आयनिक करेक्टर को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से क्या निकालना है, डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट के अंदर आता है। तो अगली हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट में फर्स्ट है इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप म्यू ऑब्जर्व और म्यू कैलकुलेटिव की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज, एक मिनट सुन रहा हूं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ बेटा क्या कह रहे थे? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, उल्टा कर दिया था आपने, है ना। कोई बात नहीं, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ये क्या बताता है, ये हमको परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। म्यू कैलकुलेटेड हमको पता है क्या होगा, म्यू कैलकुलेटेड इक्वल होगा Q इंटू डी। म्यू कैलकुलेटेड होता है Q इंटू डी। तो अगर हमको किसी का परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है तो सवाल के अंदर म्यू ऑब्जर्व तो दिया हुआ होगा, वो बताएंगे कि हमने इस मेथड के जरिए म्यू ऑब्जर्व निकाल लिया है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप बताएं। तो म्यू कैलकुलेटेड आपको निकालना होगा क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस उसके अंदर दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, बॉन्ड डिस्टेंस दिया होगा। तो उसकी हेल्प से आप बड़े आराम से इसमें ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक सवाल लिख लें, एक प्रॉब्लम लिख लें।
द म्यू कैलकुलेटिव द ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, ऐसा करें, द ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, द ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट of Hx molecule, the observed dipole moment of Hx molecule is 1 dvi, is 1 dvi. The bond distance of Hx molecule, bond distance of Hx molecule is 1.25 angstrom. Calculate percentage ionic character. Calculate percentage ionic character. Bond distance is 1.25 angstrom. Calculate percentage ionic character. 16.6%. Very good. 16.6667%. ठीक है ना? बड़े आराम से हम कैसे निकाल पाएंगे? देखो म्यू कैलकुलेटेड हमने अभी जस्ट निकाला था, ठीक है ना? वो कितना था? क्यू की वैल्यू थी 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, और ये डिस्टेंस था 1.25 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई थी 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU डॉट सेंटीमीटर, मतलब 6.0 डिवाइड। ये म्यू कैलकुलेटेड है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखो इसको कैलकुलेट किया हुआ है, थोड़ी देर पहले ही इसको क्या किया हुआ है? कैलकुलेट किया हुआ है, वो 6 डिवाइड आ गया, ठीक है? अब ये आ गया 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, जिसको हमने 6.0 डिवाइड लिख लिया। अब क्या करना है हमको? अब हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व 1 डिवाइड दिया हुआ है सवाल के अंदर, ये लिखा है ना 1 डिवाइड सवाल के अंदर दिया हुआ है। डिवाइडेड बाई हमने कितना निकाला है? 6 डिवाइड 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16.67%। तो बड़े आराम से हम इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? इससे आगे एप्लीकेशन अगर हम चलते हैं, ये सब नोट तो करते जा रहे हो आप लोग, ठीक है? आप फोटो खींचते जा रहे हो तो नोट किया करो, हाँ नोट किया करो रजिस्टर के ऊपर, फोटो खींचने में कुछ नहीं रखा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आगे के एप्लीकेशन है, एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो बताई गई है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई तो इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम जस्टिफाई करना चाहते हैं या उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो हम डाइपोल मूवमेंट का यूज कर सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल कई तरह से हो सकते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब हो जाएगा AB टाइप का मॉलिक्यूल, तो इसकी तो केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो है लीनियर। केवल लीनियर स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, तो इसमें हमको इस तरह के डाइपोल मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि AB टाइप का अगर मॉलिक्यूल है तो भाई दो आप डॉट को मिलाओगे, दो एटम को आप मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन से ही मिलेगा। तो AB मॉलिक्यूल है, उसकी तो केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो है लीनियर स्ट्रक्चर। तो उसमें हमको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो तो लीनियर ही हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें एग्जांपल सेकंड, AB2 मॉलिक्यूल, क्या है दूसरा मॉलिक्यूल? AB2 मॉलिक्यूल। अब इसकी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक एंगुलर स्ट्रक्चर।
दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। मैं बॉन्ड एंगल की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, उसके आगे एप्लीकेशन में हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास मॉलिक्यूल की Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल की केवल दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या तो लीनियर या फिर एंगुलर। तो हम दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैं लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो A B, तो ये लीनियर है। इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल का मतलब होगा एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, वो है 180 डिग्री का। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल एंगुलर आए, वाटर जैसा, और ये क्या हो जाएगा, ये B है और ये B। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें डाइपोल मूवमेंट की, यहां पर बात करें किसकी, डाइपोल मूवमेंट की, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो ही होगा। कैसे जीरो होगा? ध्यान देना, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किस डायरेक्शन में वर्क करता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वर्क करता है। किधर जाता है? जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस डायरेक्शन में वर्क करता है। तो सपोज करो बी मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है। नॉर्मली Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल में बी ही, सॉरी मॉलिक्यूल बोल गया था मैं, एटम की जगह, बी एटम जो है वो क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बी की तरफ कोई डाइपोल मूवमेंट वर्क कर रहा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ठीक है ना? उसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। और जब B, चूंकि ये पार्शियली नेगेटिव है, ये भी पार्शियली नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, A पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो B की तरफ डाइपोल मूवमेंट वर्क कर रहा होगा, उतना ही इक्वल डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा होगा। तो ये और ये, चूंकि दोनों दो अपोजिट और इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल 0। हाँ, तो अभी इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है कि बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें बॉन्ड पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। तो इसको हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल किस तरह का है, कैसा एग्जांपल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। पार्डन प्लीज, इसका एग्जांपल बताऊं मैं, BeCl2 जैसे फॉर एग्जांपल। हाँ, जो आप शायद यही कह रहे थे, मुझे लगा है जो कि BeCl2 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। BeCl2 की लीनियर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड। तो बॉन्ड पोलर होने के बाद भी मॉलिक्यूल पोलर हो ये जरूरी नहीं है सदैव। ध्यान देना, बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा, लेकिन बॉन्ड पोलर होने के बाद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है विद पोलर बॉन्ड। अब हम इस मॉलिक्यूल की तरफ आए, तो यहां जब मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ, ये पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव एटम हो जाएगा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की डायरेक्शन में ये क्या कर रहा होगा, ये वर्क कर रहा होगा। इधर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा होगा, जिसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में होगा। मींस मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। तो इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कोई वैल्यू होगी। यहां पे म्यू 0 था और यहां पर क्या है, नॉन जीरो, माने कोई ना कोई वैल्यू होगी। कितनी कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना पोलर है, डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल कितना है, लेकिन इसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा। और अगर डाइपोल मूवमेंट है मतलब मॉलिक्यूल पोलर है, और अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा। वो सॉरी मैं क्या कह रहा था, अगर जैसे हाँ, अगर उसमें डाइपोल मूवमेंट है तो लीनियर नहीं होगा, ऐसा कह रहा था।
बीच में उस भूल गया मैं पहला भूल गया क्या बोला था मैंने। तो क्या है कि अगर डाइपोल मूवमेंट है तो मॉलिक्यूल का एंगुलर होगा, और अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली लीनियर होगा। अगर मॉलिक्यूल AB2 टाइप का है, ध्यान देना वाली बात है, ABC टाइप का भी तो हो सकता है। ABC टाइप का होने पर क्या असर पड़ेगा मैं बता आपको, वो जीरो नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। तो ये जीरो नहीं हुआ, पहले हम इसको डिस्कस करें। ये है पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड, लास्ट एक लाइन लिखनी है, पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था अभी कि अगर ABC टाइप का मॉलिक्यूल हुआ तो वो उसका अलग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? गुड मॉर्निंग। हाँ, वो लीनियर में भी पोलरिटी होगी इसके। एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, ABC ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ABC, ठीक है। अब उसमें दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। B सेंट्रल एटम है, अब उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव B और B से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव C, तो एडिटिव हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। और अगर इस तरह का है कि B से A और C दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस डायरेक्शन में इस तरह से ये सेपरेशन होगा। हाँ, अगर सपोज करो काई C इज ग्रेटर देन काई A, तो इधर कम, सॉरी इधर कम डाइपोल मूवमेंट, छोटा एरो बनाया, और इधर ज्यादा डाइपोल, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा। लेकिन डाइपोल मूवमेंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल जैसे ABC टाइप का मॉलिक्यूल है, मींस तीन अलग अलग एटम है, तीन अलग अलग एटम है, तो वो डेफिनेटली पोलर होगा, चाहे स्ट्रक्चर लीनियर हो या एंगुलर हो, वो डेफिनेटली कैसा होगा, पोलर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, B ज्यादा होगा तो बीच की तरफ आएगा, बीच की डायरेक्शन में। वैसे ऐसा कम होता है, हाँ कैंसिल आउट होगा ना। हाइपोथेटिकली हम ये सोच लें, हाइपोथेटिकली नहीं, किस तरह से होगा ये मैं बता रहा हूं। जैसे B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, A और C, अब इसमें B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइपोथेटिकली हमने ऐसा मान लिया, तो बीच की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें A और C अगर इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर देखिए ये स्मॉल है और ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। वो तो सेम वर्क करेगा, जैसे इधर वर्क कर रहा है ठीक उसी तरह से यहां पर भी वर्क करेगा, ठीक है ना। सॉरी, आप जल्दी से नोट कर लो उसको। तो किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो हमने बताई गई है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का यूज करते हैं कि देखो डाइपोल मूवमेंट इतना आ रहा है, हमने स्ट्रक्चर इसका ये माना है, तो जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम डिसीजन भी ले सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट है तो हमको सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर नहीं है, एंगुलर है, और एंगुलर के बाद वो कितना एंगुलर है इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि हमको ये क्लियर हो रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है उसके बारे में हम कुछ जानकारी इससे बता सकते हैं। जैसे तो थर्ड है एप्लीकेशन, बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल के बारे में, तो बॉन्ड एंगल के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन इधर रहेगा, तो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। रिजल्टेंट कहां आएगा, ऊपर की साइड आएगा। रिजल्टेंट कहां आएगा, ऊपर की साइड आएगा,
सपोज करो इसमें एंगल है थीटा, इसमें एंगल थीटा है, तो ये थीटा के ऊपर ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वर्क कर रही होगी। मैं एक ऐसा अलग एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, सपोज करो ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिया और यहां पर एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। अब इस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जैसे वेक्टर का होता है, क्या फॉर्मूला है, म्यू इक्वल अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। यहां पर जो म्यू वन है, सपोज करो वो एक्स जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक्स ग्रुप है, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू वन है। ये जो एक्स ग्रुप बाई ग्रुप है, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू टू है। और म्यू जो है वो रिजल्टेंट परिणामी डाइपोल मोमेंट है। म्यू कैसा है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। तो हम म्यू वन म्यू टू और म्यू की हेल्प से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। जल्दी से लिखो। अगर हमको ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव में डिफरेंस करना है, ऑर्थो मेटा पैरा में डिफरेंस करना है, मींस आपके पास 3 सैंपल दिए हुए हैं और आप क्या चाहते हैं, और वो 3 सैंपल ऑर्थो मेटा पैरा के। तो ऑर्थो मेटा पैरा में अगर आपको डिफरेंस करना है या डिस्टिंग्विश करना है उनको, ऑर्थो मेटा पैरा। पहले मैं बताऊंगा, कुछ बच्चों को ये ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में जानकारी अभी चाहिए होगी। तो देखो बेटा, ये बेंजीन है, ये क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, जैसे ये कागज प्लेनर है ना, इस तरह का हेक्सागोनल प्लेन होता है, ये ऐसी बेंजीन होती है। तो हेक्सागोनल प्लेन है, अगर बेंजीन हेक्सागोनल प्लेन है तो उसका डाइपोल मोमेंट कहां, किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, ये बताओ। तो वो तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। हमको कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये बताने का मैं बहुत अच्छा एक तरीका अभी बता देता हूं। हम ऐसा करें कि सोचें कि मॉलिक्यूल को मैंने एक एक्सिस पर ले लिया है और मैं उसको घुमा रहा हूं। अगर वो साइकिल के पहिए की तरह, बाईसाइकिल के व्हील की तरह, वो किसी भी डायरेक्शन में आके रुकता है, वो फ्री है किसी भी डायरेक्शन में रुकने के लिए। हम इमेजिन करें उसको कि ये किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, हम बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हैं। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में रुकता है, किसी भी डायरेक्शन में रुकने के लिए फ्री है, तो वो नॉन पोलर होगा। जैसे मैंने ये बेंजीन मॉलिक्यूल को सपोज करो यहां से उठाया और अपने पेन की निप पर ले लिया। आप इमेजिन कर रहे हैं, इसको आप घुमा दो, घूम रहा है, अब रुकेगा किस डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। इसका मतलब है वो नॉन पोलर है। वो क्या है, नॉन पोलर है। तो मैं यहां पर चलो अलग से बता देता हूं। तो बेंजीन अगर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुकेगा, तो ये कैसा हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। अब मैं इसमें क्लोरीन जोड़ दूं, Cl, तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा इसका नाम, क्लोरोबेंजीन होगा। तो क्लोरोबेंजीन है। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने यहां से उठाया, ध्यान देना उसमें ऊपर क्लोरीन लगी हुई है, और उसको घुमाया तो किधर जाके रुकेगा, हमेशा क्लोरीन नीचे की तरफ। बोलो समझ में आ रहा है ना, कितने आसानी से समझ सकते हैं। हमने यहां से इसको उठाया और उसको घुमाया तो हमेशा क्लोरीन नीचे जाके रुकेगा, और जब हमेशा क्लोरीन नीचे जाके रुकेगा तो हर बार क्लोरीन नीचे जाके रुकेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन ऐसे रुके,
नहीं, वो तो अगर फ्री मूवमेंट हो रहा है तो वो नीचे जाके ही रुकेगा। तो नीचे जाके रुकेगा मतलब ये कैसा हो गया, ये पोलर हो गया। ठीक है, पेन खराब मत कर लेना इसके चक्कर में। Cl। अब जरा इसके बारे में बताओ। नहीं, बैलेंस रहेगा, ये जरूरी नहीं है ऐसे रुके, किधर भी रुक सकता है इसको, वो तो कहीं भी रुक सकता है, किसी भी तरफ, क्योंकि दोनों तरफ इसका वेट बराबर हो रहा है। हम ये मान लें कि इसको मॉलिक्यूल तो माने ही नहीं, कोई ऐसे गत्ते पर मैंने काट दिया है, किसी गत्ते पर मैंने ऐसा डिजाइन काट दिया है और उसके बीच में मैंने एक्सेल लगा दिया है, उसको घुमा रहा हूं, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके रुकेगा। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में जाके रुक रहा है मतलब ये नॉन पोलर है। अब इसको केमिस्ट्री के हिसाब से समझने की कोशिश करें। केमिस्ट्री के हिसाब से ये समझें कि इस डायरेक्शन में जो डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे वाला कैसा कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया, 0। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डाइपोल मूवमेंट लग रहा है, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है इसके अंदर, तो ये कैसा हो गया, ये पोलर, ये नॉन पोलर। हम मॉलिक्यूल को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। अब ये देखो जरा, ये Cl है, ये F है, ये पोलर है। क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी अलग है। और अगर हम गत्ते पर काट रहे हैं, दो अलग अलग साइज के काट दिए, ठीक है ना, तो एक तरफ वजन ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ वजन कम हो जाएगा, बोलो है ना। तो ये कैसा आएगा, पोलर होगा, लेकिन इसकी जो पोलरिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहे हैं ना, क्लोरीन और फ्लोरीन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, वो कैंसिल आउट भी कर रहे होंगे, तो बहुत कम डाइपोल मूवमेंट होगा। लेकिन मॉलिक्यूल कब आएगा, ये पोलर के अंदर आएगा। अब जरा ये देखो, Cl 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 पोलर। डॉट मैंने बीच में बना दिया है, ये मैं यहाँ एक्सेल लगा रहा हूँ, हाँ मैंने ये एक्सेल लगाऊंगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर उसको घुमाएंगे, ये वो डाउट है। आप चाहो तो कंफ्यूज कर रही है तो हटा दो, मैंने तो कहा कि यहाँ से हम उसको घुमाएंगे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया आपने, मतलब साइकिल का एक्सेल होता है पहिया माना है ना, इसलिए मैं एक्सेल बोल रहा हूँ। तो अब ये हो गया, ये पोलर हो गया। जरा ये बताओ, Cl Cl Cl, ये कैसा हो गया, नॉन। ठीक, ऐसे लगा दोगे तो पोलर है ना। थोड़ा सा छोटा कर लूं मैं, इससे और जगह हमको मिल जाएगी। नहीं, नोट अभी मुझे और समझाना है इसमें, नोट तो करते चलो, नोट तो आपको हर चीज करनी है, लेकिन मुझे अभी और भी समझाना है। अब जैसे अगला मैंने बताओ, ये पोलर कि नॉन पोलर, क्योंकि ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये हो जाएगा पोलर। और ये कैसा है, ये नॉन पोलर। क्लियर हो गया, ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब सवाल दूसरा आता है, ये तो एक कंप्लीट हो गया, हम बड़े आराम से पहचान के बता सकते हैं कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, किस में डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा किस में डाइपोल मूवमेंट कम होगा, वो आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इस क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट 1.5 डिवाई है, म्यू कितना है, फॉर एग्जाम्पल इसका म्यू 1.5 है। Cl की जगह मैं x ले लूं और x का कितना है, 1.5 है, कोई भी एक वैल्यू है, तो बताएं इसका कितना होगा, इसका कैसे,
1.5 1.5 कैंसिल आउट। इसका कितना होगा? क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1.5, ये 1.5 होगा। वो क्या करेगा, ये कह दे देगा एग्जामिनर कि इसका 1.5 है, तो इसका बताओ। अब ये सिस्टमेटिक तो आपने तुरंत बता दिया, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसका 1.5 होगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट है ना, वो Cl और CH3, किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ऊपर है ये sp2 हाइब्रिड है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये sp3 है, sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कुछ बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे समझ जाएंगे वो चीज। तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका भी डायरेक्शन ये है, तो ये छोटा सा इधर, ये छोटा सा इधर, मिला के बड़ा हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। वापस लौट के आए, हम फाइंड क्या करना चाहते थे कि ऑर्थो मेटा पैरा में हमको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। इनको डिफरेंशिएट करना है ऑर्थो मेटा पैरा का। तो हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबको क्लियर हो गया कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा। अगर बेंजीन में कोई एक एटम लगा है, कोई एक ग्रुप लगा है, तो उसकी रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट नहीं होती है, चाहे ये हो या ये है या ये है या ये है, ये सब एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है। देखिए कैसे, इसको जस्ट घुमाया ही तो है, ये बन गया, और घुमा दो, ये बन गया लगभग, और घुमा दो, ये बन गया। तो एक्चुअल में हमने उसको घुमाया ही तो है अलग अलग तरीके से, तो इसकी रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट नहीं होती हैं, ये सारे मॉलिक्यूल एक ही है। लेकिन जब दूसरा ग्रुप आता है, तो ये रिलेटिव पोजीशन कैसी हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। जैसे एक तो पोजीशन ये हो सकती है कि जस्ट बाद वाला बॉन्ड, जस्ट बाद वाला कार्बन, वो चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, ये दोनों पोजीशन सेम है। वो कौन सा है? वो ऑर्थो है। वो क्या है? ऑर्थो है। तो रिलेटिव पोजीशन की बेसिस पर Cl ये क्या आ गया? ये ऑर्थो डेरिवेटिव आ गया। ये क्या आ गया? ऑर्थो डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन को एक कार्बन छोड़कर लगा दें, इधर या इधर, तो ये हो जाएगा मेटा, और अपोजिट में लगा दें तो ये हो जाएगा पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। इनमें डिफरेंस आपको करना है तो डाइपोल मूवमेंट की बेसिस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको क्लियर है कि बॉन्ड एंगल सबसे कम कहां है? बॉन्ड एंगल ये है। और अभी जो हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल कम होगा, 180 से बॉन्ड एंगल जितना कम होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होता जाएगा। तो सपोज को इसका डाइपोल मूवमेंट μ1 है और यहां पर बॉन्ड एंगल और ज्यादा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 60 का है, ये 120 का है, ये 180 का है, ठीक है। तो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, जो कितना है? 180 डिग्री। इसका डाइपोल मूवमेंट μ2 है, उसका डाइपोल मूवमेंट μ3 है। तो आपको क्लियर है कि μ1 इज ग्रेटर देन, इसमें पास है। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम फिर भी आप बता सकते हैं कि अगर हम जो
वजन जो है वो ज्यादा पास लेके आएंगे तो वो उसका डायरेक्शन एक हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जो हमने कार्डबोर्ड पर बनाया है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर μ1 ज्यादा होगा μ2 से, तो इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3 विच इज इक्वल टू 0, और μ3 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो चाहे वैल्यू दे दी हूं डाइपोल में, जैसे एक का 1.5 है, एक का 2 समथिंग है, कुछ भी है, और एक का 0 है डाइपोल मूवमेंट, तो बताओ कौन सा ऑर्थो मेटा पैरा होगा? तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट वाला ऑर्थो, उससे कम डाइपोल मूवमेंट वाला मेटा, और उससे कम डाइपोल मूवमेंट वाला पैरा होगा, और या नॉन पोलर होगा वो पैरा होगा। तो हम ऑर्थो मेटा पैरा में डिफरेंस डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सिस और ट्रांस में डिफरेंस करना है, सिस और ट्रांस में, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ट्रांस में 0 हो जाएगा, हाँ, और सिस में क्या रहेगा? उसकी कोई वैल्यू रहेगी। आगे जाऊं बेटा? ये तो आपने नोट कर ही लिया था। अब डिफरेंस करना है आपको सिस ट्रांस में। तो कोई सिस ट्रांस आइसोमर है, उसके कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया HCCl, डबल बॉन्ड CCl H। अब इसमें हम देखें कि जैसे ये सेंटर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, क्लोरीन एटम की तरफ होगा। तो ये क्लोरीन है और इसका भी जो डायरेक्शन है वो क्लोरीन है। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा, मींस यहां म्यू इज ग्रेटर देन 0। सपोज को इसका μ1 है डाइपोल मूवमेंट, तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, ट्रांस HCCl, डबल बॉन्ड CHCl, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांस का है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये सिस का एग्जाम्पल है। ट्रांस और सिस और ट्रांस क्या होते हैं? जब कोई जो डिफरेंशिएटिंग ग्रुप है, डिफरेंस करने वाले ग्रुप हैं, अगर एक डायरेक्शन में हो, एक तरफ होता है, तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, ये कौन से आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उसको हम सिस आइसोमर बोलेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो यहाँ जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन एक क्लोरीन एटम की तरफ और दूसरा भी क्लोरीन एटम की तरफ, रिजल्टेंट क्या आया? 0 आया। एक डायरेक्शन ने, एक तरफ लगने वाले डाइपोल मूवमेंट ने दूसरे तरफ लगने वाले डाइपोल मूवमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो μ2 इक्वल कितना हो गया? 0। तो आपको क्लियर है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है और μ2 इज इक्वल टू कितना है? 0 है। तो अगर मैं सिस और ट्रांस कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बताऊं तो ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहां पोलर है, पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। यहां क्या वर्क कर रहा होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 1 ले लें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 ले लें, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट 2। तो जो सिस है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा? ट्रांस से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वहां कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, वन डबल अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है ना? तो हम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के जरिए बता सकते हैं और मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट के जरिए बता सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसको हम जस्टिफाई किसकी बेसिस पर कर सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट की बेसिस पर जस्टिफाई कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? तो सिस और ट्रांस में हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इससे आगे चलें, अब बताएं कुछ एक और एग्जांपल। हाँ हाँ, वो तो जैसे क्लोरीन का एक एग्जांपल हमने कर लिया है। हाँ पैरा और नहीं, ऐसा करते हैं कि जो आप इसकी बात कर रहे थे क्या, इसकी बात, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह से बनाया जा सकता है, एक ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। मेरे ख्याल से आप इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, है ना। तो अब ये स्ट्रक्चर है या ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मली तो हम सोचेंगे कि ये स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, और अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा बेटा, कोई वैल्यू होगी इसकी। नहीं, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ अगर स्ट्रक्चर होगी तो डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू होगी। ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल, पोलर होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से हम फाइंड कर पाए, ये स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ही हम फाइंड कर पाए हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है, ना कि इस तरह की। क्लियर है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये डाइपोल मूवमेंट का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम जस्टिफाई करें। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये है, हमको तो ये होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक चीज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल पोलर है तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। कुछ एक स्पेशल एग्जांपल है जो टाइमली मैं आपको बताता रहूँगा। और जैसा जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस समय मैं पर्टिकुलर एग्जांपल को, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को इसमें कोई अगर पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। हाँ, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फिर मैं इसको हटा के नई चीज पढ़ाना चालू कर दूं। तो अब मैं फजान रूल, अच्छा फजान रूल जाने से पहले मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट कब होगा। मैं समय का वेट कर रहा था। 100% कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा? 100% कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, तो उसमें कई ऑप्शन आ सकते हैं। एटॉमिक साइज 100% कोवैलेंट बॉन्ड होगा जब एटॉमिक साइज बराबर हो, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, दोनों एटम आइडेंटिकल है। तो केवल एक कंडीशन है जिसमें 100% कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और वो कंडीशन है, नहीं, केवल आइडेंटिकल एटम, केवल आइडेंटिकल एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो 100% कोवैलेंट होगा। ए बॉन्ड ही 100% कोवैलेंट बॉन्ड होगा। केवल आइडेंटिकल एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड ही 100% कोवैलेंट होगा। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कह दो, अगर आप एटॉमिक साइज सेम कह दो, इन सारी कंडीशन में वो बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। नहीं, मतलब कोई भी जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, जैसे कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर डिफरेंट एटम के बीच में बना है तो वो 100% कोवैलेंट नहीं होगा। चाहे सेम एटॉमिक साइज है, चाहे सेम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो केवल तभी 100% कोवेलेंट होगा जब उसके अंदर आइडेंटिकल एटम के बीच में वो बॉन्ड बना हुआ होगा। ये डाइपोल मोमेंट ये बॉन्ड लेंथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यही दो फैक्टर तो Q इंटू डी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ, बस यही तो मेजर फैक्टर है। अब इनकी हेल्प को, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है उतने पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मेन है देखो डाइपोल मोमेंट है म्यू इक्वल Q इंटू डी, चार्ज का सेपरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज। तो अब हम उसको कैसे भी फैला सकते हैं, एटॉमिक साइज कह दें, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब पर डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। नेचर ऑफ एटम कह दें, न्यूक्लियस, कुछ भी, मतलब कितने भी तरह से इसको कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ये Q इंटू डी है, मीन्स चार्ज का सेपरेशन, जो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग चालू करते हैं क्या, फजान्स रूल। फजान्स रूल